कि तो पीएनसी के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो कोई भी चैप्टर का, तो हमेशा ये देखा करो कि उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा टेस्ट करना चाह रहा है। ठीक है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन जैसे तैसे सॉल्व हो गया आगे बढ़ गए। क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है और उसके पॉसिबल वेरिएंट क्या क्या हो सकते हैं उस कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो उस टाइप से अगर पढ़ोगे तब फिर अगर एग्ज़ाम में जो है सेम कॉन्सेप्ट पे फिर से अगर क्वेश्चन रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, तब फिर आराम से बना लोगे। और फिर वो कॉन्सेप्ट का जो भी पॉसिबल वेरिएंट्स है उनके बारे में भी अगर सोचोगे, तब उसके बेसिस उस पर उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम लोग ये सारा क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार खुद से वीडियो पॉज करो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो। जितना हो गया बहुत अच्छा, जितना नहीं हुआ फिर भी ठीक है, सोचो थोड़ा देर और फिर उसके बाद जो है सोल्यूशन देखो। तो हम लोग पहले ये ऊपर के जो दो क्वेश्चंस हैं इनको बाद में देखेंगे। पहले ये नीचे में जितने भी क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, पहले इनके बारे में हम लोग सोचते हैं कि इनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ईच हैविंग 4 अल्टरनेटिव आंसर्स ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। तो जैसे ये पढ़े तो या तो इस टाइप से लिख लो या फिर दिमाग में इस टाइप से पिक्चर जो है बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, और फिर हर क्वेश्चन में जो है 4 अल्टरनेटिव आंसर्स है। तो 6 क्वेश्चन है, मान लो Q1 Q2 Q3, मतलब ये अलग अलग 6 क्वेश्चन है मेरे पास, और इसमें 4 जो है ऑप्शन है A B C D। ठीक है, 4 अल्टरनेटिव आंसर्स ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। तो ये चारों में से जो है बस एक करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए भी हो जाएगा बी भी करेक्ट हो, मतलब सिंगल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो है बस एक ही ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कैंडिडेट आंसर्स ऑल 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे जो 6 क्वेश्चंस हैं सबको उसमें जो है वो कुछ ना कुछ आंसर लगाएगा, अटेम्प्ट करेगा। और फिर सच द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कैंडिडेट आंसर्स ऑल 6 क्वेश्चन सच दैट एग्जैक्टली 4 ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, ये छः जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देगा, और इनमें से जो है एग्जैक्टली 4 आंसर ही करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और फिर बाकी 2 जो है वो इनकरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। तो सोचो, तो मेरे पास 6 क्वेश्चंस हैं। अब 6 क्वेश्चंस में से मेरे को 4 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट करना है ना। तो फिर वो कितने तरीके से चूज़ कर सकते हो। तो 6 में से 4 चूज़ करने का क्या तरीका हो गया, 6C4। ठीक है, अब एक बार मान लो कि मैंने 4 क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लिया ना, कि ये 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करेक्ट होना है। तो अब करेक्ट कितने तरीके से हो सकता है, कोई भी एक जो क्वेश्चन है वो कितने तरीके से करेक्ट हो सकता है, तो वो तो एक ही तरीके से करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ABCD में से तो एक ही ऑप्शन सही होगा, तो उसी को लगाना पड़ेगा, है ना। तो सही होने का तो एक ही तरीका है। तो ये पहले हम लोगों ने क्या किया कि 6 जो क्वेश्चन है उनमें से 4 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, है ना, जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, अब उनको करेक्ट करने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, बाकी 2 क्वेश्चंस बच गए, है ना। वो दोनों क्वेश्चंस को जो है इनकरेक्ट करना है। तो वो दोनों क्वेश्चन जो इनकरेक्ट कैसे होगा, तो कोई भी एक क्वेश्चन कितने तरीके से इनकरेक्ट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है, मान लो ये 4 ऑप्शंस हैं, तो एक कोई सही ऑप्शन होगा, मतलब कि 3 ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन होंगे। तो 3 तरीके से जो है मैं उस क्वेश्चन को गलत कर सकता हूँ। तो बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से गलत कर सकता हूँ, और फिर दूसरे क्वेश्चन को फिर से 3 तरीके से गलत कर सकता हूँ। तो दोनों को कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 × 3, है ना, मतलब कि 3 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो यही हो जाएगा। ठीक है, इसी को जो है सॉल्व करके यहाँ पर कंप्यूट कर लो। तो 6C4, तो या फिर 6C4 को हम लोग 6C2 भी लिख सकते हैं, है ना। NCR = NCN-R। तो 6C2 अगर लिखेंगे तब फिर ये क्या आ जाएगा, 6 × 5/2 × 1, है ना, फिर मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, तो फिर ये और ये कैंसिल, और फिर आपका 27, 27 टाइम्स 5। ठीक है, तो 135, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसमें क्या था, 6C4, तो ये क्या था कि जो 6 क्वेश्चन हैं उनमें से जो 4 को करेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करने का तरीका। ठीक है, वेज ऑफ सेलेक्टिंग
करेक्ट क्वेश्चंस। फिर उसके बाद क्या था कि अगर क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाता है ना, मतलब जिसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने का तो एक ही तरीका है, जो सही ऑप्शन है उसको लगाना पड़ेगा, तो उसमें 1 आ गया। फिर बाकी जो 2 क्वेश्चन बच गए हैं, तो उनको गलत करने का कितना तरीका हो गया, तो कोई भी एक क्वेश्चन गलत करने का तरीका कितना हो गया, 3 तरीके से गलत कर सकते हैं, और फिर दूसरा जो है उसको भी 3 तरीके से गलत कर सकते हैं, तो फिर 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से लॉजिकली करोगे तो आसानी से कर सकते हैं। फिर इसमें क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फाउंड बाई टेकिंग 4 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिलेबस। तो ये सिलेबस है मेरे पास, तो इसमें एस 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर वाई, फिर एल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एल एल, और फिर ए, फिर बी, फिर यू, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स, सच दैट 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट एंड 2 लेटर्स आर अलाइक, ठीक है। इज, तो क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फाउंड बाई टेकिंग 4 लेटर्स, ठीक है। तो मेरे को 4 लेटर चाहिए, मान लो 1 2 3 4, है ना, 4 लेटर चाहिए, इसी में से चूज़ करना है। अब इसमें जो है सच दैट 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट एंड 2 लेटर्स आर अलाइक, ठीक है। तो 2 अलाइक होने चाहिए और फिर 2 जो हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले देख रखा है। तो अगर मेरे को 2 अलाइक चाहिए, ठीक है, तो अलाइक क्या हो सकता है, या तो एस एस आ सकता है या फिर एल एल आ सकता है। तो ये दोनों में से कोई एक को चूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो 2 में से कोई एक को चूज़ किया मान लो, ठीक है, 2C1। अब मान लो कि एस एस या एल एल में से किसी एक को चूज़ कर लिया, ठीक है, मान लो कि एस एस को चूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट चाहिए, तो फिर 1 2 3 4 5, है ना, 5 ऑप्शन बच गए, तो 5 में से कोई भी 2 को चूज़ करना पड़ेगा। तो 2C1 मल्टीप्लाइड बाई 5C2। अब मेरे पास क्या आ गया कि 2 अलाइक्स आ गए, 2 डिस्टिंक्ट आ गए, टोटल 4 लेटर्स आ गए। उनको आपस में परम्यूट करने का क्या तरीका हो गया, 4 फैक्टोरियल। अब क्योंकि ये 2 अलाइक हैं, है ना, मतलब कि रिपीट हो रहा है, तब फिर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यही जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसी को इवेल्युएट कर लो यहाँ पर, 2C1, है ना, तो ये 2 हो जाएगा, फिर 5C2 है तो 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1, और फिर यहाँ पर 4 इंटू 3, है ना, इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 240 यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पहले भी देख रखा है, तो आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला, देर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर। तो मान लो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, एंड ईच सेक्शन कंटेन्स 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें मान लो 5 क्वेश्चन है, A1 A2 A3 A4 A5। इस सेक्शन 2 में ये 5 क्वेश्चन है, B1 B2 B3 B4 B5। सेक्शन 3 में 5 क्वेश्चन है, C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर एंड ईच सेक्शन कंटेन्स 5 क्वेश्चन। अ कैंडिडेट हैज़ टू आंसर अ टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो टोटल 5 क्वेश्चन कैंडिडेट को आंसर करना है, चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो हर सेक्शन से कम 1 क्वेश्चन तो करना ही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से 1 करूँगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो टोटल 3 क्वेश्चन तो हो गए मेरे। अब बाकी और 2 चूज़ करने का उसमें फ्रीडम है, ठीक है। तो चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच द कैंडिडेट कैन चूज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग कि तीनों में से जो है एक क्वेश्चन तो कम से कम आना ही है ना, मतलब करना ही है। तो मान लो कि यहाँ से A1 कर लिया, B1 कर लिया, C1 कर लिया, ठीक है, 3 तो कम से कम आनी है। अब इसके बाद जो 2 है मेरे पास और, तो उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अब बाकी जो 2 हैं तो उसको या तो एक ही सेक्शन में से ले लिया, है ना, मान लो कि इसी में से ले लिया, तो इसी में से मान लो कि मैंने A2 A3 भी ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सेक्शन से 3 आ जाएगा, बाकी 2 सेक्शन से जो है एक एक आ जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता था कि ये जो A1 B1 C1 है, ठीक है, तो मैंने एक ये पहले वाले से ले लिया, मान लो कोई भी A2 ले लिया, और फिर एक इससे ले लिया, ठीक है, B2 इससे ले ले, तो 5 हो गया। तो ये वाला कौन सा केस हो गया कि एक सेक्शन में से मैंने 2 लिया, दूसरे में से मैंने 2 लिया, और फिर तीसरे में से मैंने 1 लिया, ठीक है। तो ये 2 वेरिएंट हो सकता है। पहला कौन सा केस था कि तीनों में से कोई एक में से जो है मैंने 3 क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, और फिर बाकी 2 में से जो मैंने एक एक लिया,
ठीक है। और ये दूसरा वेरिएंट कौन सा है कि कोई भी दो में से जो है मैंने दो दो क्वेश्चन लिए और फिर जो तीसरा बच गया उसमें से एक क्वेश्चन लिया। ठीक है। तो ये जो पहला केस है, ठीक है, ये जो पहला केस है ये करने का कितना तरीका हो जाएगा। तो जो भी सेक्शन से मेरे को तीन क्वेश्चन लेना है ना, तो उसको चूज़ करने का कितना तरीका है। तो तीन में से कोई भी एक सेक्शन को चूज़ करना है ना। तो तीन में से कोई भी एक सेक्शन को चूज़ करना है जिसमें से कि हम लोग तीन क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। अब जो भी सेक्शन को हम लोग चूज़ किए, मान लो कि सेक्शन 1 को चूज़ किया हम लोगों ने, है ना, तो उसमें से अगर तीन क्वेश्चन चूज़ करना है तो पाँच में से तीन क्वेश्चन को चूज़ करना है ना, तो 5C3 हो गया। ठीक है। अब इसमें कितने क्वेश्चन आ गए, तीन क्वेश्चन आ गए यहाँ तक। अब बाकी जो दो सेक्शन बचा है उसमें से मेरे को एक एक क्वेश्चन लेना है ना। तो जो भी ये सेक्शन बचा है तो इसमें पांच क्वेश्चन है, तो पांच क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लेना है, तो उसका कितना तरीका हो गया 5C1। और फिर ये सेक्शन बचा है एक, मान लो, तो इसमें से पांच में से एक चूज़ करना है, तो ये 5C1। तो ये पहला केस हो गया। ठीक है। कि तो यहाँ पर तो बस मैंने एक केस लिखा है ना, कि सेक्शन 1 में से ये तीन लिया, सेक्शन 2 से यहाँ से और फिर यहाँ से। तो ये टोटल कितने तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो क्या किया कि तीन सेक्शन में से कोई भी एक सेक्शन से जो है तीन क्वेश्चन आएंगे, तो वो चूज़ करने का कितना तरीका हो गया 3C1, कोई भी तीन में से एक को चूज़ करना। अब वो सेक्शन में से पांच क्वेश्चन है, पांच में से तीन लेना है, तो 5C3 हो गया। अब बाकी जो दो सेक्शन बचे हैं तो उनमें से पांच क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, पांच क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो ये आ गया। अब ये जो दूसरा केस था हम लोगों का, तो इसमें क्या था कि ये जो तीन सेक्शन है उनमें से कोई भी दो सेक्शन में से जो हम लोग दो दो क्वेश्चन ले सकते हैं। तो पहले तो क्या करना है, तीन सेक्शन में से कोई भी दो सेक्शन सेलेक्ट करना है ना, जिसमें कि हम लोग दो दो क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। तो अब वो चूज़ करने का कितना तरीका हो गया कि अब पांच क्वेश्चन रहेगा, पांच क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन लेना है, और फिर दूसरा जो सेक्शन है उसमें से भी पांच क्वेश्चन में से दो सेक्शन लेना है, और फिर तो यहाँ पर चार क्वेश्चन टोटल आ गए। ठीक है। और फिर अब लास्ट जो सेक्शन बच जाएगा उसमें से एक क्वेश्चन लेना है, तो फिर 5C1। ठीक है। तो दिस प्लस दिस। ठीक है। तो जो भी करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी को बस यहाँ पर इवेल्युएट किया गया है। ठीक है। तो इसको खुद से कर लेना। तो यहाँ पर 3C1 है तो 3 आ जाएगा, 5C3 है तो 5C2 बोल सकते हो इसको, तो 5 × 4/2 × 1। फिर 5C1 है तो वो 5 आएगा, 5C1 5 आएगा। इसको इवेलुएट करोगे तो यहाँ पर 750 आ जाएगा। ठीक है। ये 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 250, 750, तो ये 750 आ जाएगा। फिर ये यहाँ पर जो हम लोग का था 3C2 5C2 5C2 5C1, तो 3C2 इसको 3C1 भी बोल सकते हो, तो ये डायरेक्टली 3 लिख सकते हो। 5C2 को 5 × 4/2 × 1, 5C2 को 5 × 4/2 × 1, 5C1 को 5, तो इसको इवेल्युएट करोगे तो 1500 आ जाएगा। तो दिस प्लस दिस, तो 2250। ठीक है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, 2 families with 3 members ईच। ठीक है। एंड 1 फैमिली विथ 4 मेंबर्स आर टू बी सीटेड इन अ रो। तो एक फैमिली है, मान लो फैमिली 1 जिसमें 3 मेंबर्स हैं, दूसरा फैमिली है फैमिली 2 जिसमें 3 मेंबर्स हैं, तीसरा फैमिली है फैमिली 3 जिसमें 4 मेंबर है, और इनको एक रो में बिठाना है। ठीक है। तो अब रो में मतलब कितने टोटल, यहाँ पर 3 लोग हो गए, यहाँ पर 3 लोग, यहाँ पर 4 लोग, तो 4 7 3 10 है ना। तो टोटल 10 स्पेस आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो ये एक रो में बिठाना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड सो दैट सेम फैमिली मेम्बर्स आर नॉट सेपरेटेड। ठीक है। अब जैसे ये बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फैमिली 1 से तीनों लोग आ रहे हैं है ना, ये एक साथ में होने चाहिए, तो इनको एक यूनिट की तरह मान लिया। ठीक है। फिर ये फैमिली 2, ये तीनों मेंबर्स हैं यहाँ पर, तो इन ये साथ में होने चाहिए, तो इनको एक यूनिट मान लिया। फिर ये चारों मेंबर्स फैमिली 3 से हैं तो इनको एक यूनिट मान लिया, जो टाई मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। तो ये तीनों यूनिट को मान लिया, तो बस इसी को जो है यहाँ पर हम लोग को अरेंज करना है ना। तो ये 3 सेपरेट यूनिट्स हैं, डिस्टिंक्ट यूनिट्स हैं, तो इनको आपस में परम्यूट करने का कितना तरीका हो गया 3 फैक्टोरियल। ठीक है। और फिर जब 3 फैक्टोरियल तरीके से तो ये यूनिट्स को अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो इंटर परम्यूटेशन हो गया। अब इसका आपस में ये जो 3 मेंबर्स हैं इनको आपस में परम्यूट करा सकते हैं, तो वो कितना तरीका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है। इसका आपस में परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल, इसका आपस में परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल, तो उन सबको जो है मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो ये पहला क्या था, इंटर परम्यूटेशन, है ना, कि ये एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया, ये 3 डिस्टिंक्ट यूनिट्स हो गए, तो इनको आपस में परम्यूट करा दिया, तो 3 फैक्टोरियल।
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इंट्रा परम्यूटेशन, मतलब कि ये जो भी यूनिट्स थे वो आपस में, मतलब उसके अंदर ही इंट्रा परम्यूटेशन, मतलब कि ये तीनों मेंबर्स आपस में किस तरीके से परम्यूट हो सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल, फिर इसके लिए 3 फैक्टोरियल, और फिर इसके लिए 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल क्यूब टाइम्स 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख के भी समझ में आ सकता है कि इस टाइप से जो है अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी है ना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर। ठीक है, इन विच वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। तो इसमें मान लो कि मेरे पास एल है, फिर ई है, ठीक है, फिर टी है, फिर आर है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये लेटर्स आ गए मेरे पास। अब इसमें क्या बोल रहा है, the number of words whether that can be formed from all the letters of the word letter in which vowels never come together। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से हम लोगों ने बोला था तो गैप मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो वॉवेल साथ में नहीं आएंगे, मतलब क्या कि ये जो ई है ये साथ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे कि बाकी जो भी है ना, ये ई छोड़ के बाकी जो भी है हमारे पास, तो उनको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको साइड में करते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे पास एल है, ठीक है, फिर टी है, फिर टी है, फिर आर है ना। तो जैसे ये हम लोगों ने लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर गैप्स आ गए। ठीक है, तो अब ये जो ई है इसको साथ में नहीं होना है, तो उनको बस ये गैप में डालना है। तो सबसे पहले ये एल टी टी आर है, ठीक है, तो इसको आपस में परम्यूट कराने का कितना तरीका हो गया। तो 4 यहाँ पर लेटर्स हैं हमारे पास, जिसमें से कि ये 2 सेम टाइप के हैं, तब फिर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, ये उसका हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि मेरे को ई डालना है, तब फिर 1 2 3 4 5 5 गैप्स हैं, 5 गैप में से मेरे को 2 को सेलेक्ट करना है ना। तो फिर 5C2, और फिर क्या करना है कि वो जो ई है उन वो आपस में परम्यूट हो सकता है ना, लेकिन ई लिखो या फिर ई लिखो, मतलब कोई भी वो सेम ही रहेगा, है ना। तो 2 ई है उसको आपस में परम्यूट कराएं, कितना तरीका हो गया, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। या तो सीधा 1 लिख सकते थे, या फिर और फॉर्मल तरीके से लिखना है तो इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, तो यही जो आंसर है आप लोग का 4 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 3, है ना, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, फिर 5 × 4/2 × 1, है ना। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो 10 40 120। ठीक है, तो इसका 120 आंसर हो जाएगा। तो ये एक मेथड हो गया करने का। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि ये जो LEETTR है, तो सबसे पहले बिना कोई रेस्ट्रिक्शन को इनको अरेंज करने का कितना तरीका हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो फिर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, फिर ये ई रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, ये बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है ई साथ में नहीं आना चाहिए, तो हम लोगों ने क्या बोल दिया ई साथ में आएगा, उसका कितना तरीका है उसको कैलकुलेट कर लिया और उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अगर ई साथ में आएगा तो उसको एक यूनिट मान लिया, है ना। तो उसको अगर एक यूनिट मान लिया तब फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, है ना, 5 मेरे पास यूनिट्स हैं, उनमें से ये टी रिपीट हो रहा है, तो फिर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। और ई का आपस में परम्यूटेशन तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये इसको जो है यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो ये 120 आ जाएगा। तो या तो इस तरीके से कर सकते हो या फिर इस तरीके से कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स द सम ऑफ हुज डिजिट्स इज इवन, ठीक है, इज इक्वल टू। तो इसमें क्या बोल देंगे हम लोग कि जो भी हमारा नंबर है वो मान लो XYZ है ना, ये एक डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है। ठीक है, तो XYZ ये हमारे डिजिट्स हो गए। ठीक है, तो ये 3 स्पेस है, ये X यहाँ पर डिजिट आ गया, Y यहाँ पर डिजिट आ गया, Z यहाँ पर डिजिट आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, दिस सम ऑफ हुज डिजिट्स इज इवन। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं X लेता हूँ प्लस Y लेता हूँ प्लस Z लेता हूँ, तो ये मेरे पास इवन आने चाहिए। ठीक है, तो अब जो लेटर्स हैं, सॉरी लेटर्स बोल रहा हूँ, जो डिजिट्स हैं हमारे पास, तो डिजिट्स हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इसमें से ये 0 2 4 6 8 ये क्या हो गया, ये इवन है, तो 1 2 3 4 5, है ना, और फिर 1 3 5 7 9, तो 1 2 3 4 5, 5 इवन है, 5 ऑड है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो इवन चाहिए, है ना, तो इसमें अब अलग अलग केस क्या हो सकता है कि एक तो केस ये हो सकता है कि x y z तीनों इवन हो जाए, तो फिर सम जो है वो इवन हो जाएगा।
है ना। या फिर क्या हो सकता है कि x मेरा इवन हो जाए, y और z जो है वो मेरा ऑड हो जाए, ठीक है, तब भी सम इवन आएगा। या फिर क्या हो सकता है कि x और y ऑड हो जाए, है ना, और फिर z इवन हो जाए, तब भी मेरा इवन ही आएगा। या फिर x ऑड हो जाए, y इवन हो जाए, z ऑड हो जाए, ठीक है, तब भी मेरा इवन ही आएगा, ठीक है। तो इसमें सोचना क्या है कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि दो इवन हो गया एक ऑड हो गया, है ना। तो अगर एक ऑड होता है दो इवन हो जाता है तब तो फिर सम ऑड आ जाएगा, ठीक है। तो पहला केस क्या है कि तीनों के तीनों इवन, तो एक्स वाई जेड ऑल इवन, ठीक है। तो x अगर इवन है, y इवन है, z इवन, तो x चूज करने का कितना तरीका होगा। तो ये पहला डिजिट है तो यहाँ पर जीरो तो नहीं आ सकता है, तो ये 2 4 6 8 है ना, तो चार ऑप्शन हो गए, तो इसके लिए चार ऑप्शन आ गए यहाँ पर, ठीक है। फिर अब यहाँ पर तो 0 2 4 6 8 सारे यूज़ हो सकते हैं, तो इसके लिए पांच ऑप्शन आ गए यहाँ पर, ठीक है। और मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोला कि डिस्टिंक्ट डिजिट्स होने चाहिए, तो डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। फिर z के लिए फिर से 0 2 4 6 8 है ना, तो वो पांच ऑप्शन है, तो मेरे पास 100 यहाँ पर आ गए इस टाइप के, ठीक है, जिसमें x y z सारे इवन होंगे। अब x को हम लोग यहाँ पर इवन ले रहे हैं, y और z को जो है ऑड ले रहे हैं। तो x अगर इवन है तो फिर से चार ऑप्शन, क्योंकि पहला डिजिट है यहाँ पर, तो चार ऑप्शन इसके लिए आ गया। फिर y और z ऑड है, तो y क्या हो सकता है 1 3 5 7 9, तो उसके लिए पांच ऑप्शन आ गए, ठीक है। फिर z 1 3 5 7 9, तो उसके लिए पांच ऑप्शन आ गए, तो यहाँ पर फिर से 100 आ गया। फिर उसके बाद क्या है कि x और y जो है वो ऑड है, तो अगर x ऑड है तब तो फिर 1 3 5 7 9 पाँचों ऑप्शन है उसके पास, तो फिर यहाँ पर पांच ऑप्शन आ गए। फिर y ऑड है तो 1 3 5 7 9 पांच ऑप्शन। z इवन है तो यहाँ पर तो 0 2 4 6 8 पाँचों हो सकते हैं, तो पांच ऑप्शन आ गए हैं, तो इसके लिए 125 हो गया। फिर x ऑड है, ठीक है, तो कितने ऑप्शन आ गए 1 3 5 7 9 पाँच ऑप्शन, ठीक है। फिर y इवन है तो यहाँ पर तो 0 2 4 6 8 सारे आ सकते हैं, तो पांच ऑप्शन। फिर z ऑड है तो 1 3 5 7 9 यहाँ पर पांच ऑप्शन, तो ये यहाँ पर 125 है, तो सबको ऐड कर दो तो यहाँ से 450 आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस टाइप से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहे थे, टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स हुज सम ऑफ डिजिट्स इज 10। तो इस टाइप से तीन डिजिट का नंबर है मेरे पास, और फिर उसका जो सम लेंगे अगर डिजिट्स का तो वो 10 होना चाहिए। अब ये सॉल्व करने का क्वेश्चन, एक तो फॉर्मल तरीका है कि एक्स वाई जेड मानो, ठीक है, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 करो, फिर वहाँ से निकालो, है ना, सोल्यूशन। या फिर दूसरा जो है जुगाड़ वाला मेथड है, थोड़ा सा है ना मेहनत करके कि ऑब्जर्वेशन देख के पैटर्न देख के। तो पहले ये जुगाड़ वाला करते हैं और फिर जो फॉर्मल एक मैथमेटिकल तरीका है तो उसको थोड़ी देर बाद में करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स, है ना। तो थ्री डिजिट नंबर्स मतलब क्या कि हमारा 1 0 0 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे करते करते हमारा 999, है ना। थ्री डिजिट नंबर्स तो यही इसी के बीच में सारे रहेंगे, है ना, थ्री डिजिट नंबर्स। इससे पहले क्या होता है 99 टू डिजिट नंबर, और इसके बाद क्या हो जाएगा 1 0 0 0, है ना, तो वो 1000 वो फोर डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसी बीच में से जो है हम लोग को देखना है कितने ऐसे नंबर्स आएंगे जिनका कि अगर मैं डिजिट का सम लेता हूँ तो 10 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं कि अगर मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा आएगा जिसमें कि सम जो है वो 10 हो जाएगा। तो अगर 1 है मेरे पास, है ना, और इसको मैंने फिक्स कर लिया 0, ठीक है, तब तो फिर यहाँ पर 9 ही आना चाहिए तभी 10 होगा, है ना। तो ये एक नंबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसके बाद फिर मैं क्या सोच सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर मैंने 1 को फिक्स कर दिया, ठीक है, तो 1 + 1 2 है, तब फिर बाकी कितना हो गया 10 - 2 8, तो यहाँ पर 8 ही आ सकता है, ठीक है। फिर मान लो कि मैंने यहाँ पर 1 2 ले लिया, ठीक है, तब फिर 1 + 2 3 हो गया, तब फिर यहाँ पर 7 ही आना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने मान लो 1 3 ले लिया, ठीक है, तब फिर यहाँ पर 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि 1 0 के साथ ये आ गया, 1 1 के साथ ये आ गया, 1 2 के साथ ये आ गया, 1 3 के साथ ये आ गया, ऐसे करते करते लास्ट में कौन सा आएगा 1 9, है ना। तो अगर 1 + 9 ये हो गया 10, तब फिर यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो ये सब आ जाएगा। तो ये टोटल कितने आ गए 10, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब फिर ये टोटल जो है ये 1 के लिए जो ये टोटल 10 आ गए मेरे पास, ठीक है। अब इसके बाद ये सोचो कि अगर मैं अब 2 से स्टार्ट करता हूँ, है ना, तब फिर 2 के लिए क्या होगा, अगर मैं 0 से यहाँ पे लेता हूँ तब फिर इसके लिए यहाँ पर 8 आना चाहिए। अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पर 1 लेता हूँ तो 2 + 1 3, फिर यहाँ पर 7 होना चाहिए। फिर अगर मैं 2 2 लेता हूँ तब फिर यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो ऐसे करते करते ये कहाँ तक जा सकता है,
तो अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पर 9 अगर आ गया तब तो फिर 2 + 9 11 हो जाएगा, तब तो फिर दिक्कत हो गया है ना। तो 2 9 तक नहीं जा सकता, मैक्सिमम ये कहाँ तक 2 8 0 है ना। तो 0 से लेके हम लोग 8 तक जा सकते हैं। तब फिर इसके लिए टोटल कितने वैसे नंबर आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही सोचो अब 3 के साथ कि 3 0 अगर मैं लेता हूँ तब फिर 3 0 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं 3 1 लेता हूँ तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, 3 8 तक तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि 3 + 8 11 हो जाएगा। तो फिर हम लोग 3 7 0 तक जा सकते हैं, है ना। तब फिर यहाँ पर कितने ऑप्शन आ जाएंगे, 8 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते अगर सोचते रहोगे तब फिर क्या होगा कि ये जो 1 है पहला, उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा 10। फिर अगर पहला डिजिट हम लोग 2 लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग 9 नंबर्स आ जाएंगे। फिर अगर 3 लेता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग 8 नंबर आ जाएंगे। फिर अगर 4 लोगे तो उसके लिए 7 आ जाएगा। फिर अगर 5 लोगे तो उसके लिए 6 आ जाएगा। फिर अगर 6 लेते हो तो उसके लिए 5 आ जाएगा। फिर अगर मतलब समझ रहे हो ना, ये घट रहा है। तो ये कौन सा था, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग जा सकते हैं। तो जैसे अगर चेक करोगे कि 9 के लिए कौन कौन सा आना चाहिए, तो 9 0 1 आना चाहिए, 9 1 0, है ना, यही दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आ गए हमारे पास। बस इसका सम ले लो, तो 10 + 9 19 + 8 27 + 7 34 40 45 49 52 54, तो टोटल 54 ऐसे नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल लॉजिक हुआ, है ना, जिससे कि इसका आंसर निकाल सकते हो 54। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करने का जो है थोड़ा सा और फॉर्मल तरीका देखते हैं। ठीक है, और इससे पहले वाला एक्सप्लेनेशन अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो वो वाला पार्ट को। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो टोटल नंबर 3 डिजिट नंबर्स हैं जिसका सम 10 है, तो हम लोगों ने जनरल केस ले लिया। मान लो कि XYZ है हमारा जो भी नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, X + Y + Z जो है वो मेरा = 10 होना चाहिए। ठीक है, अब ये 3 डिजिट नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये पहला डिजिट 0 तो नहीं हो सकता है, तो ये या तो 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, है ना। तो X क्या होगा, > 1, है ना। और फिर यहाँ पर और इधर लिमिट लगा सकते हो, है ना, कि 9 मतलब 9 से छोटा या फिर इक्वल। ठीक है, तो अगर पूरा लिखना है तो X क्या हो सकता है, 1 से लेके 9 तक लाई कर सकता है ना। Y कहाँ से, अब Y तो सेकंड यहाँ पर डिजिट, तो Y तो 0 भी हो सकता है, तो Y 0 से लेके 9 तक लाई करेगा, है ना। फिर Z जो है वो भी 0 से लेके 9 तक लाई करेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन चाहिए मेरे को। X + Y + Z वो 10 है, और X के ऊपर ये कंडीशन है, Y के ऊपर ये कंडीशन है, Z के ऊपर ये कंडीशन, मतलब ये कंडीशन है बेसिकली। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या सोचेंगे हम लोग कि अगर मैं यहाँ पर x - 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी रेंज सेम हो जाएगा। मतलब y के लिए क्या है, 0 से लेके 9 तक है ना। z के लिए क्या है, 0 से लेके 9 तक है। x के लिए 1 से लेके 9 तक है। तो फिर अगर मैं x - 1 कर देता हूँ, उसको एक नया वेरिएबल बोल देता हूँ x'। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारा x' होगा वो हमारा 0 से लेके 9 तक जा सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि y भी 0 से 9 तक, z भी 0 से 9 तक, और x' जो है वो भी 0 से लेके 9 तक जा सकता है। तो ये नया इक्वेशन क्या आ गया, x' + y + z = 9। ठीक है, जिसमें कि x' y z जो है वो > 0 है और फिर <= 9 है ना। ये हमारा x' y और फिर z हो गया। ठीक है, तो एक ये चीज़ होता है। ये फार्मूला आता कहाँ से है, इसका डेरिवेशन में अभी थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन फार्मूला क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। तो मान लो कि मेरे पास ये है x1 + x2 + x3 + so on up to xr = n। ठीक है, अब जिसमें कि ये x1 जो है वो होल नंबर है। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 वैसे। x2, ठीक है, फिर so on up to xr। ठीक है, तो दिस इज = n। ठीक है, तो इसमें कितने सॉल्यूशंस आएंगे, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो ये कितने आएंगे, n + r - 1 cr - 1। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सम n हो रहा है, और फिर यहाँ पर ये r पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 1 2 3 so on up to r। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n + r - 1 cr - 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, x' + y + z = 9, है ना। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, n + r - 1 cr - 1, तो 9
+3 - 1 C3 - 1, ठीक है। तो 11C2 या फिर ये 55 आ जाएगा। लेकिन इसमें एक केस कौन सा है कि जब मेरा x डैश जो है वो मेरा 9 होगा, ठीक है। अगर मेरा x डैश जो है वो मेरा 9 हो जाता है, तब फिर उस केस में क्या होगा कि x जो है वो मेरा 10 हो जाएगा, है ना। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि x जो है मैक्सिमम 9 तक जा सकता है क्योंकि डिजिट है। तो वो वाला एक केस को हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल 55 केस हो गया। तो 55 में से ये एक केस छोड़ के, तो 55 - 1 = 54, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो इसको जो है एक बार हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो मान लो मेरे पास ये है x + y + z = 10, जिसमें कि ये x y z जो है ये मेरा होल नंबर्स है, ठीक है। तो इसको कैसे सोच सकते हो कि ये जो x y और ये z है मेरा, है ना, तो ये 10 है, सम 10 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे मान लो कि मेरे पास 10 बॉल्स है इस टाइप से, ठीक है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 मेरे पास बॉल्स हैं, ठीक है, या फिर सर्कल्स हैं, आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, और 2 मेरे पास ये प्लस के साइन है, ठीक है। तो ये दोनों प्लस के साइंस को जहाँ जहाँ पर मैं डालते जाऊँगा उसके हिसाब से मेरे को एक्स वाई जेड का अलग अलग वैल्यू मिलते जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि मैंने एक बॉल लिया, दूसरा बॉल लिया, फिर मैंने प्लस साइन को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने ये तीसरा बॉल लिया, चौथा बॉल लिया, पांचवा बॉल लिया, फिर मैंने प्लस साइन को यहाँ पर डाल दिया। फिर बाकी जितने भाई 3 2 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, टोटल 10 सर्कल्स। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि x का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया, z का वैल्यू यहाँ पर 5 हो गया, तो 2 + 3 + 5, है ना। तो ये एक सोल्यूशन हो गया। अब इसी में मान लो मैं क्या कर सकता था कि ये बॉल लिया, प्लस साइन को यहाँ रख दिया, ठीक है, फिर मैंने 1 2 3 4 लिया, फिर मैंने दूसरा प्लस साइन को रखा, ठीक है, या फिर चलो यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, फिर यहाँ पर प्लस रख दिया, तो 1 2 3 4 6 7 8 9 10, है ना। तो फिर से 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, y का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, है ना। तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा और z का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप से जो है अलग अलग सोल्यूशंस आते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें बस क्या कर रहे हैं हम लोग कि ये सर्कल्स और ये जो प्लस है इसको आपस में अरेंज कर रहे हैं, है ना। तो कोई एक केस ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि मैंने प्लस प्लस को आगे डाल दिया, फिर बाकी सारे सर्कल्स, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, x भी 0 y भी 0 और z जो है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल हमारे पास सोल्यूशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस के लिए हम लोग को क्या करना है, बस कि ये जो 10 मेरे पास आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, ठीक है, और फिर ये जो दोनों प्लस साइंस है मेरे पास, ठीक है, तो इनको आपस में परम्यूट कराना है, ठीक है। तो टोटल ये 10 हो गए, ये 2 ऑब्जेक्ट्स और हो गए यहाँ पर, तो टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो 12 ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट कराने का तरीका 12 फैक्टोरियल। अब क्योंकि ये 10 आइडेंटिकल हैं, तब फिर डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल, और ये 2 आइडेंटिकल हैं तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या है, 12C2, है ना, n फैक्टोरियल बाई n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये 66 आएगा। ठीक है। तो इसी का अगर मैं जनरल केस ले लेता हूँ कि x1 + x2 + x3 + so on up to xr = n, है ना। इसमें x1 x2 x3 so on up to xr जो है वो हमारा होल नंबर्स है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मान लो मेरे पास n आइडेंटिकल ये बॉल्स हैं या फिर सर्कल्स हैं, ठीक है, और फिर अगर मेरे पास यहाँ पर r ये नंबर्स हैं x1 x2 x3 so on up to r, तब फिर r - 1 जो है वो मेरे पास ये प्लस साइंस होंगे यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर 3 नंबर्स थे तो फिर 2 3 - 1 2 प्लस के साइन थे, तो यहाँ पर n सर्कल्स हैं या फिर आइडेंटिकल बॉल्स हैं, और फिर ये प्लस जो है मेरे पास, अगर ये r यहाँ पर नंबर्स हैं तब फिर यहाँ पर r - 1 जो है मेरे पास प्लस का साइन होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वही होगा कि इनको आपस में जो हम लोग कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, n + r - 1, तो n + r - 1 फैक्टोरियल, फिर डिवाइडेड बाई n एक टाइप के हैं तो डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, और फिर ये r - 1 एक टाइप के हैं तो फिर डिवाइडेड बाई r - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n + r - 1 CR - 1, है ना। ऐसे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, n + r - 1 फैक्टोरियल, है ना, फिर डिवाइडेड बाई n + r - 1, ठीक है, माइनस r - 1,
ठीक है, दिस मतलब n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल है ना, इंटू फिर ये r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल, तो फिर यहाँ से ये आ जाएगा n प्लस आर माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल टाइम्स r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो ये क्या हो गया कि अगर मेरे पास इस टाइप से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन अप टू xr इज इक्वल टू n, तो इसका जो सोल्यूशंस मतलब कि x1 x2 x3 कितने सोल्यूशंस आ सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशंस ये जो है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है याद करना है तो कर सकते हो। ठीक है, और इसका डेरिवेशन जो है इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है पीएनसी का जेई मेंस के लिए जितना भी कॉन्सेप्ट चाहिए उतना हम लोगों ने आई थिंक मोर देन सफिशिएंट जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाद जो है अब ग्रुपिंग, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक सब रह गया। तो वो टॉपिक जो है मोस्टली आपके जेई एडवांस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस के लिए जो जितना हम लोगों ने कवर किया है उतना काफ़ी रहेगा। और तो जेई तो पीएनसी के लिए मैं वही कहूँगा कि जितना भी चीज़ हम लोगों ने समझा है उसको लॉजिकली समझो, है ना, और जो भी जहाँ पर भी थोड़ा फार्मूला वगैरह अगर फाइनल रिजल्ट याद रखना है तो उसको याद रखो एंड देन प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना और अच्छा बनते जाओगे। एंड इसमें मैं यही बोलूँगा कि अगर एग्ज़ाम में आसान क्वेश्चन आ जाता है तब फिर उसको कर लो, और अगर बहुत मुश्किल आ जाता है तब फिर उसको छोड़ देना, है ना। जैसे देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आसान आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट भी आ सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग आ सकते हैं। तो फिर जब भी क्वेश्चन देखो तो एक बार सोच लो, है ना। तो अगर क्वेश्चन पढ़ते ही मतलब क्वेश्चन पढ़ के जो है आपके दिमाग में मतलब कभी भी जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और सीधा टूट गए सॉल्व करने के लिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा कुछ सेकंड्स जो है सोचो कि अप्रोच क्या लेने वाले हो। तो अगर दिमाग में अप्रोच आपका चमक गया कि ये अप्रोच लेना है और फिर बस ये कैलकुलेशन करना है और आंसर आ जाएगा, है ना, तो उसको ईजी क्वेश्चन कहूँगा मैं। ठीक है, कि आपको अप्रोच समझ में आ गया, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है, कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, तो वो ईजी क्वेश्चन हो गया, तो उसको डेफिनेटली करना है। अगर क्वेश्चन पढ़ा, अप्रोच आपने सोचा, और अप्रोच सोचते वक्त जो या तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि कैसे करना है एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कहीं कहीं पर समझ में आ रहा है कि ये अप्रोच कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन बहुत लंबा हो सकता है, तो उसको जो है मैं मीडियम लेवल क्वेश्चन कहूँगा। ठीक है, तो उसको या तो फर्स्ट गो में कर सकते हो या फिर उसको सेकंड गो में कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसको देख के कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है नहीं करना है, तो फिर उसको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कहेंगे एंड उसको छोड़ के जो है आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अच्छे से ये चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे बहुत आसान क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन करो, है ना। जब भी क्वेश्चन करते हो देखो कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ पर पूछा जा रहा है, एंड देन एग्ज़ाम डे में जो है अगर आसान क्वेश्चन आता है तब फिर सॉल्व कर लेना, मुश्किल क्वेश्चन आता है तब फिर उसको छोड़ देना।